Hello everyone, this is Chinu Sharma and today I'll be discussing the second part of my previous lecture that was on planning and sustainable development in Indian context. This is chapter 9 of class 12th NCERT geography subject. Let's move further. So our first topic is sustainable development. Sustainable development का मीनिंग क्या है? इससे पहले हमें डेवलपमेंट का मीनिंग जानना है. डेवलपमेंट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटीज़ एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजेस एक्सपीरियंस बाय देम, विच मीन्स कि एक सोसाइटी में किस तरह की चेंजेस एक्सपीरियंस की जा रही हैं, किस तरह की एक सोसाइटी है, वहाँ की कंडीशन क्या है, उस सब को हम डेवलपमेंट बोलते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये एक आइडिया है कि ह्यूमन सोसाइटीज़ जो हैं हमारी प्रेजेंटली जिसमें हम रह रहे हैं, वो फ्यूचर जनरेशन को देखने के लिए, उनकी नीड्स को पूरे करने के लिए ऐसे ही अपनी अच्छी फॉर्म में इंटैक्ट रहें. बेसिकली हम इसमें ये कह सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशन को एक मौका मिलना चाहिए कि वो भी हमारी इस मदर अर्थ की सुंदरता को एंजॉय कर सकें, उसमें रह सकें. सो इन शॉर्ट, it is the idea that human societies must live and meet their needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. But क्या हुआ कि कुछ 10-20 साल पहले ही एक ऑफिशियल डेफिनेशन आई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 1987 में ब्रंटलैंड नाम की एक रिपोर्ट में. इसमें फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज़ किया गया था. और हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है. मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि डेवलपमेंट अपने साथ सिर्फ सोसाइटी को नहीं बल्कि ह्यूमन बीइंग्स, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ों को अपने साथ लेकर चलना, उनकी प्रोग्रेस होना, उनका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आना, रिज़ल्ट दिखना, उनकी एक तरह से इंक्रीज़ होना, ट्रांसफॉर्मेशन होनी, एक सोसाइटी को बेनिफिट मिलना, इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा करके बोलते हैं कि एक सोसाइटी की, एक स्टेट की डेवलपमेंट हुई है. डेवलपमेंट कांट एग्जिस्ट अलोन विद द सोसाइटी, इट हैज़ टू टेक विद इट द ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन विच इज़ फर्दर बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. सो इसका ये मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी अच्छी हो, डेवलप्ड हो, तो उसमें मेन चीज़ क्या होनी चाहिए? एक अच्छी टेक्नोलॉजी, और उस अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए और करवाने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस. You are watching this video on GK Trick India channel. Please do like and subscribe it. नाउ मूविंग फर्दर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम आगे ये जानेंगे कि जो ये नोशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो ये बात उठी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिसका हमने पहले ही मतलब समझ लिया है कि इस तरह से सोसाइटी का यूज़ करो, इस तरह से डेवलपमेंट करो कि हमारी सोसाइटी आने वाली जनरेशन्स के लिए बची रहे, उनको उसको देखने का मौका मिले. सो ये आइडिया सबसे पहले इन्वायरमेंट इश्यूज़ को लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था 1960s के अराउंड. और इसमें लोगों ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो इन्वायरमेंट के ऊपर एक असर पड़ रहा है, उससे जो नुकसान हो रहा है, जो अनडिज़ायरेबल बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उसको लेकर कंसर्न जताया था कि अगर हम अच्छे से अपनी सोसाइटी का आज यूज़ नहीं कर रहे, हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, तो इन सब चीज़ों से हमारे इन्वायरमेंट पर असर पड़ेगा और आगे वाली जनरेशन्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं. नाउ मूविंग फर्दर, जो ये ग्रीन हाईलाइटेड पोर्शंस हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू मस्ट थॉरली रिमेंबर दीज. लाइक एक पब्लिकेशन हुई थी द पॉपुलेशन बॉम्ब के नाम से एंड एक लिमिट्स टू ग्रोथ. इन सब में बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट, उसकी प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बातें की गई थी. बट जैसे हमने पिछली स्लाइड में ऑलरेडी ये पढ़ा है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट नाम की एक आई थी रिपोर्ट 1987 में, जिसमें पहली बारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को यूज़ किया गया था.
सो बेसिकली ब्रंटलैंड नाम क्यों दिया गया? यूनाइटेड नेशन ने इस्टेब्लिश की थी एक वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्टली WCED के नाम से जानते हैं। इसको जो नॉर्वेजियन कंट्री का एक PM था, प्राइम मिनिस्टर था, ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, उसने हेड किया था इस कमीशन को। सो इस कमीशन की मीटिंग्स में से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम आया पहली बारी, उसकी बात उठी, उसको कैसे हमने अपनी सोसाइटी और डेवलपमेंट के साथ जोड़ना है वो बात उठी, एक कॉमन फ्यूचर के लिए उसको डेवलप करने के लिए ह्यूमन बींग्स की क्या पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। सो बेसिकली यहाँ से ब्रंटलैंड नाम आया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आगे आगे बढ़ता गया। सो अब हम कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को और अच्छे से जानते हैं। हमने पहले ही पढ़ा कि एक डायनेमिक कंसेप्ट है, ये चेंज होता रहता है, सोसाइटी टू सोसाइटी इट वेरीज। सो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जब आई, उसके बाद जो डेवलपमेंट को, उसके कंसेप्ट को हम इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जोड़ते थे, जिसका ये मतलब है एक कंट्री की टोटल इनकम कितनी है, उसकी पर कैपिटा कंजम्पशन कितनी है। दीज वर्ड्स यू विल गेट टू नो इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट बेटर। नाउ जस्ट लुक एट दिस फॉर द रेफरेंस। इसका ये मतलब है कि एक सोसाइटी में, एक कंट्री में पूरी नेशन वाइज कितने प्रोडक्ट्स बेचे गए, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज से इनकम आई, तो इन सब चीज़ों को डेवलपमेंट माना जाता था। बट बाद में हमने ये जाना कि बहुत सारी इकोनॉमिकली जो ग्रो कर रही थी कंट्रीज़, वो डेवलप नहीं थी। तो इसका ये मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, दैट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द इकोनॉमिक स्फीयर अलोन। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इश्यूज सच एज well-being and living standard of people, health, education, medicine, women empowerment, gender equality, equality of opportunity, political and civil rights. So basically एक नेशन में उनकी औरतों का क्या दर्जा है, वहाँ के बच्चों को कितनी शिक्षा दी जा रही है, वहाँ के कितने लोग लिटरेट एंड इलिटरेट हैं, कितने लोग पढ़ पा रहे हैं, कितने लोगों को हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज अच्छे से दी जा रही हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करें तब एक असली डेवलपमेंट सामने आती है। और 1980s तक जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट था वो चेंज हो गया था और उसने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट इन सोशल एज वेल एज मटीरियल वेलबींग ऑफ ऑल द सोसाइटी, इस चीज़ को इनकैप्सुलेट अपने अंदर डाल लिया था। सो नाउ आफ्टर 1980s हम ये कह सकते हैं कि पिछले वाला कंसेप्ट नहीं है कि जिसमें हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ कर देखते थे। अब हम डेवलपमेंट को ओवरऑल एक सोसाइटी की क्या सिचुएशन है, वहाँ के लोगों की क्या सिचुएशन है, उसके साथ जोड़ कर देखते हैं। नाउ लेट्स कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी, Indira Gandhi Canal Nehar Command Area. Basically this has been previously known as Rajasthan Canal as well, and it is one of the largest canal systems in India. This was conceived by Kunwar Sen in 1948 and this project was launched on 31st March 1958. ये जो कैनाल है ये ओरिजिनेट होता है पंजाब में, हरिके बैरेज नाम की जगह है वहाँ से, और ये रन करता है पाकिस्तान बॉर्डर के पैरेलली पूरे पंजाब में से और राजस्थान तक जाता है। जो टोटल प्लान लेंथ है इस सिस्टम की दैट इज़ 9060 किलोमीटर, और इसको दो तरह से इरिगेट किया जाता है, एक फ्लो सिस्टम से, एक लिफ्ट सिस्टम से। बेसिकली हम इसकी केस स्टडी इसलिए पढ़ रहे हैं सो दैट वी गेट टू नो कि अगर किसी जगह पे डेवलपमेंट नहीं है तो हम वहाँ पर किस तरह के प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि कैसे उन वहाँ के लोगों की इकोनॉमिकली, सोशली, जोग्राफिकली हम एक तरह से डेवलपमेंट कर पाएँ। और इसके लिए हमें एक तरह से उस कंस्ट्रक्शन वर्क को, उस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके ही देखना पड़ता है कि उसका रिज़ल्ट सही आ रहा है या नहीं। वेदर इट विल गिव अस पॉजिटिव और नेगेटिव results, that is a matter which has to be taken care at the later stage. Firstly we have to make a plan and implement it. So इसमें भी क्या हुआ था कि इस कैनाल सिस्टम को कंस्ट्रक्ट किया गया था दो स्टेजेस में। तो जो पहली स्टेज है जिसको हम स्टेज 1 का नाम दिया गया है, इसमें 1960s में इंट्रोडक्शन हो गई थी, और जो स्टेज 2 का कमांड एरिया था
उसको इरिगेशन, उसको प्रॉपर पानी 1980s में मिलना स्टार्ट हुआ था। जो ये कैनाल इरिगेशन इंट्रोड्यूस किया गया इस ड्राई सूखे एरिया में, उसने वहाँ का इकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और सोसाइटी तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से चेंज किया। उसने वहाँ के इन्वायरमेंट को पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली दोनों तरह से इन्फ्लुएंस किया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के रिजल्ट्स हमारे पास आ सकते हैं। वहाँ पे क्या हुआ कि जो सॉइल मॉइस्चर था उसको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ और बहुत सारे एफॉरेस्टेशन पेस्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए इसके अंदर, जिन्होंने उस लैंड के ग्रीनिंग में हेल्प करी। वहाँ पे जो सूखा पड़ा हुआ था, अब वहाँ पे खेत और खलिहान थे, वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रीनिंग हुई, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अच्छे से चलने लगी और इससे क्या हुआ कि विंड इरोजन में बहुत ज़्यादा कमी आई, सिल्टेशन ऑफ कैनाल सिस्टम नहीं हो रहा था। सो इस तरह से एक कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट ने कितनी ज़्यादा हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आए। बट क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कहीं पे अगर हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो पॉजिटिव के साथ हमारे पहले से दिमाग में होता है कि कुछ नेगेटिव भी आ सकता है और उसके लिए हमें एक तैयारी रखनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो ज़्यादा इरिगेशन हुई और जो ज़्यादा पानी यूज़ किया, उससे दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई, दैट इज़ वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम एंड सॉइल सैलिनिटी। सो बेसिकली इससे क्या हुआ कि जो सॉइल मॉइस्चर है वो एक लिमिटिंग फैक्टर था इन सक्सेसफुल ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन दिस एरिया। बट जो कैनाल इरिगेशन का स्प्रेड हुआ बड़ा, उससे क्या हुआ कि ये जो सॉइल सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आई, लॉन्ग रन में जाकर इसने वहाँ के एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी। उसने हैम्पर किया वहाँ की सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर को, वहाँ की डेवलपमेंट को। सो पहले ये चीज़ ध्यान में नहीं रखी गई थी कि एक्सेसिव इरिगेशन से ये हो सकता है। पहले हमें सिर्फ ये था कि ठीक है, कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाओ और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करो, ड्राई लैंड को ग्रीनिंग एरिया में कन्वर्ट करो। बट बाद में जब ये प्रॉब्लम्स आई तो बहुत सारे मेजर्स तैयार किए गए टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। तो जो ये मेजर्स हैं, इन मेजर्स को फॉलो करने के लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार किया गया ताकि वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो हैम्पर हुआ है उसको दोबारा से रीस्टोर किया जाए। और now I am going to discuss with you 5 such important measures for promotion of sustainable development. First is the strict implementation of water management policy. Second, the cropping pattern shall not include water intensive crops only. जो क्रॉप्स ज़्यादा पानी लेती हैं उन क्रॉप्स की बजाय हमें कुछ सब्स्टिट्यूट क्रॉप्स भी उगानी शुरू करनी चाहिए जिनमें कम पानी और सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। Third is the area affected by water logging and soil salinity shall be reclaimed. दोबारा से उन एरियाज़ को ठीक करने की कोशिश की जाए। Fourth, the social sustainability in the region can be achieved only if the land allottees having poor economic background are provided adequate financial and institutional support for cultivation of land. वहाँ के जो लोग, जो अनपढ़ अनअवेयर लोग हैं, जो वहाँ के खेतों में सिंचाई वगैरह कर रहे हैं, क्रॉप्स उगा रहे हैं, उन लोगों को एक एजुकेशन अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए कि कैसे वो प्रॉपरली विदाउट एनी डैमेज टू द इन्वायरमेंट कल्टिवेट कर सके अपनी लैंड को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एग्रीकल्चर एंड एलीड एक्टिविटीज़ हैव टू डेवलप along with other sectors of the economy. This shall lead to diversification of economic base and establishment of functional linkages between basic villages, agro service center and market center. इसका ये मतलब है कि एग्रीकल्चर तो ठीक है वहाँ पे हो रहा है, बट उसके साथ साथ हमें बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ताकि ज़्यादा लोग वहाँ के ओवरऑल डेवलप हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। Thank you for watching and being patient listeners. Do like and subscribe our channel GK Trick India.